नेपाल एक ऐसा देश जिसे हम अपना छोटा भाई मानते आए हैं, जिसके साथ हमारा रोटी बेटी का रिश्ता रहा है। लेकिन इन तपते हुए दिनों में हिमालय की गोद से जो खबरें आ रही हैं, वो किसी ठंडी हवा के झोंके जैसी नहीं, बल्कि कलेजे को चीर देने वाली आग जैसी हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस पड़ोसी की रगों में भारत का दिया हुआ अनाज और ईंधन दौड़ता हो, वही पड़ोसी आपकी पीठ में ऐसा छुरा घोंपेगा जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी? ये बात अब सिर्फ आपसी मनमुटाव या छोटी मोटी नोकझोंक तक सीमित नहीं रह गई है। ये सीधा प्रहार है भारत की अखंडता पर, भारत के स्वाभिमान पर। एक तरफ हम दोस्ती का हाथ बढ़ाते रहे और दूसरी तरफ वहां की सत्ता के गलियारों में भारत को नीचा दिखाने की ऐसी साजिश रची गई जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। आखिर नेपाल की हिम्मत इतनी कैसे बर आ गई कि उसने उस मुद्दे पर उंगली उठा दी जिसे लेकर भारत दुनिया के किसी भी सुपर पावर से टकराने की ताकत रखता है। नेपाल की वो हरकत की है जिसके बाद अब नेपाल पर भारत तगड़ा एक्शन भी ले ले तो अचरज वाली बात नहीं होगी। ये बवाल शुरू तो हुआ था सीमा शुल्क और छोटे मोटे व्यापारिक झगड़ों से, लेकिन अब ये आग जम्मू कश्मीर की वादियों तक पहुंच चुकी है। नेपाल ने वो हिमाकत कर डाली है जिसे भारत कभी माफ नहीं करेगा। मामला इतना गंभीर हो चुका है कि सोशल मीडिया से लेकर दिल्ली के पावर कॉरिडोर तक सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या नेपाल अब पूरी तरह से किसी और के इशारे पर नाच रहा है? क्या काठमांडू के नए निजाम को यह अंदाजा भी है कि भारत के गुस्से की कीमत उसे कितनी भारी पड़ सकती है? आज की इस रिपोर्ट में हम उस एक एक राज से पर्दा उठाएंगे जो नेपाल की इस नई और खतरनाक चाल के पीछे छिपा है। हम बात करेंगे उस नक्शे की, उस राजनीति की और उस नफरत की जो धीरे धीरे हमारे सबसे भरोसेमंद पड़ोसी के मन में घोली जा रही है। कहानी शुरू होती है नेपाल की नेशनल एयरलाइन यानी नेपाल एयरलाइंस के एक सोशल मीडिया पोस्ट से। वैसे तो एयरलाइंस का काम होता है लोगों को जोड़ना, लेकिन नेपाल एयरलाइंस ने एक ऐसा नक्शा जारी किया जिसने भारत के करोड़ों लोगों के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया। इस सरकारी एयरलाइन ने अपने फ्लाइट नेटवर्क मैप में भारत के मुकुट यानी जम्मू कश्मीर और लद्दाख को पाकिस्तान का हिस्सा दिखा दिया। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। जिस जम्मू कश्मीर के लिए हमारे जवान अपनी जान की बाजी लगा देते हैं, उसे नेपाल की सरकारी कंपनी ने एक झटके में पड़ोसी मुल्क के पाले में डाल दिया। ये कोई मामूली टाइपिंग मिस्टेक या छोटी सी गलती नहीं थी, ये एक सोची समझी राजनीतिक हरकत लग रही थी। जैसे ही ये नक्शा एक्स पर आया, वैसे ही भारत में गुस्से का ज्वालामुखी फट पड़ा। भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव ने जब इस पर सवाल उठाया तो ये मुद्दा और भी बड़ा हो गया। उन्होंने साफ पूछा कि आखिर नेपाल एयरलाइंस ने भारत के नक्शे के साथ ऐसी छेड़छाड़ करने की हिम्मत कैसे की? क्या ये जानबूझकर किया गया चिढ़ाना नहीं है? बात सिर्फ एक एक्टर की नहीं थी, पूरे भारत के लोग इस हरकत पर आगबूला थे। दिव्या टंडन जैसे जानकारों ने भी इस पर कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने याद दिलाया कि भारत ने दशकों से नेपाल की अर्थव्यवस्था को ऑक्सीजन दी है, चाहे वो बंदरगाहों के जरिए व्यापार की सुविधा हो, तेल की पाइपलाइन हो, बिजली प्रोजेक्ट्स हो या फिर आपदा के समय सबसे पहले मदद पहुंचाना। भारत हमेशा नेपाल के लिए ढाल बनकर खड़ा रहा है, लेकिन बदले में नेपाल एयरलाइंस ने जो तोहफा दिया उसने हर हिंदुस्तानी का दिल दुखा दिया। जब विरोध की लहर नेपाल तक पहुंची और बॉयकॉट नेपाल एयरलाइंस ट्रेंड करने लगा, तब जाकर उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। दबाव इतना बढ़ा कि आनन फानन में उस विवादित पोस्ट को डिलीट करना पड़ा। एयरलाइन ने इसे कार्टोग्राफिक इनएक्यूरेसी यानी नक्शे की गलती बताकर पल्ला झाड़ने की कोशिश की। उन्होंने माफी मांगते हुए कहा कि इसका नेपाल सरकार की आधिकारिक सोच से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन सवाल तो फिर भी वही खड़ा है, क्या एक सरकारी एयरलाइन के पास इतना भी होश नहीं था कि वो जिस नक्शे का इस्तेमाल कर रहे हैं वो भारत जैसे अहम सहयोगी को कितना आहत कर सकता है? या फिर ये उस बढ़ती हुई भारत विरोधी मानसिकता का नतीजा था जो आजकल नेपाल की सत्ता के करीब दिखाई दे रही है? नेपाल में हाल के समय में जो राजनीतिक बदलाव हुए हैं, उन्हें समझे बिना आप इस पूरे विवाद की गहराई को नहीं समझ पाएंगे। काठमांडू के मेयर बालेन शाह का नाम तो आपने सुना ही होगा। जब से वो सत्ता में आए हैं, उनके तेवर भारत के प्रति काफी कड़े रहे हैं। बालेन शाह और उनके समर्थक अक्सर 1950 के भारत नेपाल शांति और मित्रता समझौते पर सवाल उठाते रहते हैं। उनका कहना है कि यह समझौता अब पुराना हो चुका है और नेपाल पर भारत का प्रभाव बहुत ज्यादा है। वो इसे बैलेंस करने की बात करते हैं, लेकिन हकीकत में ये बैलेंस करने की कोशिश अक्सर भारत के विरोध में बदल जाती है। नेपाल का एक वर्ग ऐसा है
जो चीन की तरफ ज्यादा झुकता नजर आ रहा है और इसी वजह से भारत के साथ उनके रिश्तों में खटास आ रही है। बात सिर्फ नक्शे तक नहीं रुकी है। पिछले कुछ समय से नेपाल ने सीमा पर जो सख्ती दिखाई है, उसने व्यापार करने वाले लोगों की कमर तोड़ दी है। आपको जानकर हैरानी होगी कि अब नेपाल की सीमा पार करते ही 100 रुपये से ज्यादा के सामान पर भारी सीमा शुल्क यानी भंसार वसूला जा रहा है। इसका सीधा असर उन आम लोगों पर पड़ रहा है जो दशकों से बिना किसी रोक टोक के अपनी जरूरत का सामान इधर से उधर ले जाते थे। यही नहीं, भारतीय वाहनों पर नेपाल में 10,000 रुपये तक का भारी जुर्माना लगाया जा रहा है। ये सब कुछ एक सोची समझी रणनीति के तहत हो रहा है ताकि भारत के साथ जो रोटी बेटी का रिश्ता है उसे कमजोर किया जा सके। चलिए अब थोड़ा विस्तार से समझते हैं कि आखिर ये 1950 की संधि क्या है जिसे लेकर नेपाल के नेता इतना हो हल्ला मचा रहे हैं। दरअसल ये संधि भारत और नेपाल के बीच विशेष संबंधों की नींव है। इसके तहत दोनों देशों के नागरिक एक दूसरे के यहाँ बिना पासपोर्ट वीजा के रह सकते हैं, काम कर सकते हैं और संपत्ति खरीद सकते हैं। नेपाल के लाखों लोग भारत में नौकरी कर रहे हैं, भारतीय सेना में गोरखा रेजिमेंट का हिस्सा बनकर देश की रक्षा कर रहे हैं। लेकिन नेपाल के कुछ नेता इसे अपनी संप्रभुता के खिलाफ बताते हैं। भारत का स्टैंड हमेशा साफ रहा है, अगर नेपाल बदलाव चाहता है तो भारत बातचीत के लिए तैयार है। लेकिन समस्या तब होती है जब बातचीत की मेज पर आने के बजाय इस तरह की ओछी हरकतों से भारत को उकसाने की कोशिश की जाती है। नेपाल को ये नहीं भूलना चाहिए कि उसकी भौगोलिक स्थिति उसे भारत पर निर्भर बनाती है। नेपाल एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, यानी उसके पास अपनी कोई समुद्री सीमा नहीं है। उसके व्यापार का सारा रास्ता भारत के बंदरगाहों से होकर गुजरता है। अगर भारत सिर्फ कुछ दिनों के लिए अपनी सीमाएं कड़े नियमों के दायरे में ले आए तो नेपाल में पेट्रोल डीजल से लेकर नमक तक की किल्लत हो सकती है। 2015 की नाकेबंदी के दौरान नेपाल ने इसका स्वाद चखा था, लेकिन लगता है कि वहां की मौजूदा सरकार पुरानी बातों को बहुत जल्दी भूल गई है। चीन के जिस चश्मे से नेपाल आज दुनिया को देख रहा है, वो चश्मा उसे कर्ज के जाल में फंसा सकता है, जैसा श्रीलंका और पाकिस्तान के साथ हुआ है। अब बात करते हैं चाय और व्यापार की। भारत और नेपाल के बीच चाय के निर्यात को लेकर भी काफी तनाव चल रहा है। भारत ने नेपाल से आने वाली चाय पर कड़े नियम लागू कर दिए हैं ताकि भारतीय चाय बागान मालिकों के हितों की रक्षा की जा सके। नेपाल इसे अपने खिलाफ एक आर्थिक हमला मान रहा है, लेकिन क्या नेपाल ने यह सोचा है कि जब वो भारतीय सामानों पर बेवजह का सीमा शुल्क लगाता है तो भारत के व्यापारियों पर क्या बीतती होगी। रिश्तों की गाड़ी दोनों पहियों से चलती है। आप एक तरफ भारत की मदद लेंगे और दूसरी तरफ उसी के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाएंगे। ये अब ज्यादा दिनों तक नहीं चलने वाला। जम्मू कश्मीर और लद्दाख का जो मुद्दा नेपाल एयरलाइंस ने उठाया, वो भारत के लिए सबसे संवेदनशील नस है। भारत ने पिछले कुछ वर्षों में अपनी विदेश नीति को बहुत आक्रामक बनाया है। अब हम वो भारत नहीं हैं जो किसी की भी गलती को छोटा पड़ोसी समझकर माफ कर दें। अगर आप हमारे नक्शे के साथ खिलवाड़ करेंगे तो हम आपके बाजार के साथ खिलवाड़ करने की पूरी ताकत रखते हैं। सोशल मीडिया पर जो हैशटैग बॉयकॉट नेपाल एयरलाइंस चला, उसने ये दिखा दिया कि आम हिंदुस्तानी अब इन चीजों को बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। नेपाल के टूरिज्म का एक बहुत बड़ा हिस्सा भारतीय पर्यटकों पर निर्भर है। अगर भारतीयों ने नेपाल जाना कम कर दिया तो वहां के होटल, टैक्सी वाले और छोटे दुकानदार दाने दाने को तरस जाएंगे। नेपाल के भीतर भी अब दो फाड़ हो चुके हैं। एक तरफ वो लोग हैं जो भारत के साथ पुराने और गहरे रिश्तों को बचाए रखना चाहते हैं, जैसे प्रभात काफले, जिन्होंने सोशल मीडिया पर माफी मांगते हुए कहा कि कोई भी नेपाली ये नहीं मानता कि कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है। उन्होंने याद दिलाया कि नेपाली सैनिकों ने भारत की सीमाओं की रक्षा के लिए अपना खून बहाया है। लेकिन दूसरी तरफ वो उग्र राष्ट्रवादी गुट है जो भारत विरोध को अपनी राजनीति की सीढ़ी बना चुका है। बालिन शाह जैसे नेताओं को यह समझना होगा कि राजनीति अपनी जगह है और देश की सुरक्षा और आर्थिक हित अपनी जगह। भारत को दुश्मन बताकर आप थोड़े समय के लिए तालियां तो बटोर सकते हैं, लेकिन लंबे समय में आप अपने ही देश का नुकसान कर रहे हैं। भारत सरकार और खासकर प्रधानमंत्री मोदी की नीति हमेशा नेबरहुड फर्स्ट की रही है। हमने नेपाल में भूकंप के समय सबसे पहले हाथ बढ़ाया, वहां वैक्सीन भेजी, वहां सड़कें और पुल बनवाए। लेकिन दोस्ती का मतलब यह कतई नहीं है कि हम अपनी अखंडता पर समझौता करें। नेपाल एयरलाइंस की इस नक्शा वाली गलती ने मोदी सरकार को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या अब नेपाल के साथ अपनी नीति को बदलने का समय आ गया है। क्या हमें भी सीमा पर वैसी ही सख्ती दिखानी चाहिए जैसी नेपाल दिखा रहा है। एक और अहम पहलू है सुरक्षा का। भारत नेपाल सीमा खुली हुई है,
जिसका फायदा अक्सर असामाजिक तत्व उठाते हैं। हाल के दिनों में सीमा पार से तस्करी के नए नए तरीके सामने आए हैं। जाली नोटों से लेकर अन्य प्रतिबंधित सामानों की आवाजाही ने भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ा रखी है। जब नेपाल की सरकार खुद भारत विरोधी रुख अपनाती है तो इन तत्वों को और भी शह मिलती है। भारत अब अपनी सीमाओं को लेकर बहुत ज्यादा सतर्क है। अगर नेपाल अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो भारत को मजबूरन अपनी खुली सीमाओं पर फेंसिंग या खड़े पहरे लगाने पड़ सकते हैं, जो नेपाल के आम नागरिकों के लिए किसी दुस्वप्न से कम नहीं होगा। नेपाल के नेताओं को यह समझना चाहिए कि चीन के साथ उनकी दोस्ती सिर्फ एक तरफा है। चीन नेपाल को सिर्फ भारत के खिलाफ एक मोहरे की तरह इस्तेमाल करना चाहता है, जबकि भारत के साथ उनका रिश्ता खून का है, संस्कृति का है और धर्म का है। पशुपतिनाथ और काशी विश्वनाथ के बीच जो अटूट धागा है, उसे तोड़ने की कोशिश करना अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। लेकिन जिस तरह से नेपाल एयरलाइंस ने कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया, उससे यह साफ है कि जहर बहुत अंदर तक फैल चुका है। इस पूरे विवाद में सबसे दिलचस्प मोड़ तब आया जब काठमांडू के मेयर ने नक्शे के मुद्दे पर चुप्पी साध ली, लेकिन 1950 की संधि को खत्म करने की रट लगाए रखी। क्या उन्हें वाकई लगता है कि संधि खत्म होने के बाद नेपाल ज्यादा सुरक्षित होगा? सच तो यह है कि संधि खत्म होने का सबसे ज्यादा नुकसान नेपाल के उन लाखों युवाओं को होगा जो भारत में अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं। अगर उन्हें विदेशी मान लिया गया और उनसे वर्क परमिट मांगा जाने लगा तो नेपाल में बेरोजगारी का ऐसा सैलाब आएगा जिसे वहां की सरकार संभाल नहीं पाएगी। भारत का गुस्सा इस समय 7वें आसमान पर है। विदेश मंत्रालय की तरफ से भी कड़े संकेत दिए गए हैं कि नक्शे के साथ कोई भी छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नेपाल एयरलाइंस ने माफी तो मांग ली है, लेकिन क्या यह काफी है? क्या उन लोगों के खिलाफ कोई एक्शन लिया गया जिन्होंने ये विवादित नक्शा तैयार किया और उसे पोस्ट किया? जब तक जिम्मेदारी तय नहीं होगी तब तक इसे सिर्फ एक गलती मान लेना भारत के लिए मुश्किल होगा। ये एक चेतावनी है नेपाल के लिए कि वो अपनी जमीन का इस्तेमाल भारत विरोधी गतिविधियों के लिए न होने दे। सीमा पार से आने वाले सामानों पर जो सख्ती नेपाल ने दिखाई है, उसका जवाब भारत अब अपने तरीके से दे रहा है। सीमा पर चेकिंग बढ़ा दी गई है और हर उस चीज की बारीकी से जांच हो रही है जो नेपाल से भारत आ रही है। इसका असर नेपाल के व्यापारियों पर दिखने भी लगा है। वहां के बाजारों में सन्नाटा पसरने लगा है क्योंकि सामान की सप्लाई धीमी हो गई है। नेपाल को समझना होगा कि भारत एक बहुत बड़ा बाजार है और एक बहुत बड़ी शक्ति भी। हमसे टकराकर आप अपना ही भविष्य अंधकार में डाल रहे हैं। नेपाल की इस हरकत ने उन भारतीयों को भी झकझोर दिया है जो हमेशा नेपाल के पक्ष में खड़े रहते थे। अब हर तरफ से एक ही आवाज उठ रही है कि अब बस बहुत हो गया। अगर नेपाल हमें अपना दुश्मन मानकर पाकिस्तान और चीन की भाषा बोलने लगा है तो भारत को भी उसे उसी भाषा में जवाब देना चाहिए। दोस्ती अपनी जगह है, लेकिन जब बात देश के नक्शे और स्वाभिमान की आती है तो भारत कभी पीछे नहीं हटता। जम्मू कश्मीर हमारा है, हमारा था और हमारा ही रहेगा। चाहे नेपाल का नक्शा कुछ भी कहे या दुनिया का कोई भी देश कितनी भी साजिश कर ले, नेपाल की एयरलाइंस ने जो आग लगाई है उसकी तपिश अब दूर तक जाएगी। ये सिर्फ एक पोस्ट के डिलीट होने से खत्म होने वाला मामला नहीं है। ये भारत नेपाल रिश्तों के एक नए और मुश्किल दौर की शुरुआत है। आने वाले समय में हमें देखना होगा कि क्या नेपाल अपनी गलतियों से सबक लेता है या फिर वो विनाश के उसी रास्ते पर आगे बढ़ता है जिस पर चलकर कई पड़ोसी देश बर्बाद हो चुके हैं। भारत की नजरें अब काठमांडू की हर हरकत पर हैं। हम शांत हैं लेकिन कमजोर नहीं। हम दोस्ती निभाना जानते हैं तो अपनी संप्रभुता की रक्षा करना भी हमें बखूबी आता है। अब वक्त आ गया है कि नेपाल के आम नागरिक भी अपनी सरकार से सवाल पूछें। क्या वो भारत के साथ अपने सदियों पुराने रिश्तों को चंद राजनीतिक फायदों के लिए कुर्बान करना चाहते हैं? क्या वो चाहते हैं कि उनकी आने वाली पीढ़ी एक ऐसे माहौल में बड़ी हो जहां भारत को दुश्मन की तरह देखा जाए? याद रखिए, भूगोल बदला नहीं जा सकता। नेपाल हमेशा भारत का पड़ोसी रहेगा और पड़ोसी अगर परेशान हो तो घर कभी सुखी नहीं रहता। लेकिन अगर पड़ोसी ही घर में आग लगाने की कोशिश करे तो फिर उसे सबक सिखाना भी जरूरी हो जाता है। इस पूरी घटना ने भारत की विदेश नीति के एक नए अध्याय को खोल दिया है। हम अब उस दौर में हैं जहां हर छोटी बड़ी हरकत का हिसाब तुरंत और बराबर दिया जाता है। नेपाल एयरलाइंस का यह विवाद तो शायद ठंडा पड़ जाए, लेकिन जो अविश्वास पैदा हुआ है उसे भरने में सालों लग जाएंगे। क्या नेपाल की सरकार इस अविश्वास को कम करने की कोशिश करेगी या फिर वो किसी और मास्टरमाइंड के इशारे पर नए विवाद खड़े करेगी? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।
लेकिन एक बात साफ है, भारत की सीमाओं और उसके नक्शे के साथ खिलवाड़ करने की हिम्मत अब कोई दोबारा ना करे। इसके लिए मोदी सरकार खड़े कदम उठाने से पीछे नहीं हटेगी। नेपाल की इस हरकत पर आपका क्या सोचना है? क्या आपको लगता है कि सिर्फ माफी मांग लेना काफी है, या फिर भारत को नेपाल के खिलाफ कोई बड़ा आर्थिक एक्शन लेना चाहिए? क्या नेपाल वाकई चीन के कर्ज जाल में फंसकर ये सब कर रहा है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। भारत के स्वाभिमान से जुड़ी इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि हर किसी को पता चले कि हमारे पड़ोस में क्या पक रहा है। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। नेपाल की इस हरकत के पीछे एक बहुत बड़ा नाम सामने आ रहा है, जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। क्या आपको पता है कि उस विवादित नक्शे को बनाने के लिए फंडिंग कहां से आई थी? क्या इसमें वाकई किसी तीसरे देश की खुफिया एजेंसी का हाथ है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत अब नेपाल के साथ अपनी सीमाओं को पूरी तरह सील करने की तैयारी कर रहा है? इन सभी सवालों के जवाब और एक ऐसा राज जो नेपाल की राजनीति को हिलाकर रख देगा, हम आपको दिखाएंगे अपने अगले वीडियो में। वो खुलासा इतना बड़ा है कि शायद उसके बाद भारत नेपाल के रिश्ते हमेशा के लिए बदल जाएं। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश की सबसे सटीक और निडर रिपोर्ट। जय हिंद, जय भारत।